बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की गोवा में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ भारत पहुंचे थे तो वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया, जबकि वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की गोवा में मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकातें। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर गुज़श्ता रोज़ भारत पहुंचे थे। अहम मुलाकातें भी हुई इस दौरे के दौरान और वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं, जहां पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। तो आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बली के इलेक्शन एक साथ करवाने के लिए दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। 11:30 बजे ये समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में कौमी असम्बली और तमाम सूबाई असम्बली को इलेक्शन और साथ करवाने के लिए दायर करदा दरख्वास्तों पर समाअत होगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, आज अहम समाअत होने जा रही है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच एक बार फिर समाअत करेगा। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो दरख्वास्त थी एक शहरी की तरफ से दायर की गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब तमाम सियासी जमातों की तरफ से ये बयान दिया गया कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इस आइनी बहरान जो इंतखाबात क्या अलग अलग होंगे या मुल्क में एक साथ होंगे, इस मामले के ऊपर अगर तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं तो सुप्रीम कोर्ट को कोई एतराज़ नहीं है और इसमें मुशावरत की जा सकती है। और ऐसा ही हुआ कि मुज़ाकरात के 3 दौर हुए अपोजिशन PTI और PDM की हुकूमत के दरमियान, लेकिन कोई नतीजा खेज़ मुज़ाकरात नहीं हो सके, जिसके बाद PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट भी जमा करवाई गई, जिसमें कहा गया कि 3 अदवार के बावजूद कोई नतीजा खेज़ हल नहीं निकाला जा सका। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन के मुताबिक फ़ैसला कर दे और अपने 14 मई को पंजाब में जो इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था उस पर अमल दरामद करवाए। और उसके बाद फिर एक हफ़्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उन्होंने मुज़ाकरात का बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसके बाद ये मौका दिया गया कि तमाम सियासी जमातें मुज़ाकरात करें और अब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। आज दिन 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल अहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस हवाले से वफाकी हुकूमत ने भी आज सुबह अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि ऑल्दो के मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, लेकिन इस रिपोर्ट में सेनेटर इसहाक डार जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के सरबराह थे, उन्होंने ये बयान दिया है कि नतीजा खेज़ तो नहीं हो सके, तहम मुस्बत पेशरफ्त हुई थी और बेशतर नुकात पर इतफाक़ कर लिया गया था और इस नुक्ते के ऊपर भी एतराफ़ कर लिया गया था कि तमाम मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात होंगे। तहम असम्बलियाँ जो हैं वफाकी कौमी असम्बली और जो दीगर सूबाई असम्बलियाँ हैं 2, वो कब तहलील होंगी, इस नुक्ते पर इतफाक़ नहीं हो सका, लेकिन वफाकी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लिहाजा मज़ीद वक्त दिया जाए, ये वफाकी हुकूमत ने भी अपने बयान में कह दिया है। लिहाजा अब ये रिपोर्ट अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई है। इसके बाद अब चीफ जस्टिस की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है वो समाअत करेगा और फैसला होगा कि क्या मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने की जो दरख्वास्त है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई हुक्म जारी करेगी या फिर एक बार फिर मौका दिया जाएगा सियासी जमातों को कि वो एक बार फिर मुज़ाकरात करें। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो आखिरी समाअत का जो हुक्मनामा गुज़श्ता रोज़ जारी किया उसमें एक बात बहुत अहम लिखी, वो ये थी कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का जो हुक्म है वो अनचेंज्ड है, वो तब्दील नहीं किया गया और ना ही उसमें कोई तब्दीली की गई है, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से केस की समाअत करेगी। जो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात कराने का मुकदमा था उस मुकदमे की समाअत अब से कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा और इस हवाले से शुरू होगी। 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया टॉक। कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद कहते हैं कि अदल और इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। पार्लियामेंट की बालादस्ती का सबको एहतराम करना होगा। तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। गुज़श्ता हुकूमत में अपोजिशन को जेलों में भिजवाया गया। आज अदालत में दर्जनों जमानतें हो जाती हैं। इस दौरे मायार को कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। आइन की बालादस्ती के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से ये भी कहा गया, जबकि नवाज शरीफ से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है, मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। एक दिन में इलेक्शन पर पूरी कौम का इत्तेफाक है। मजीद क्या कहते हैं आप भी सुनिए।
मैं समझता हूँ कि इदारों को और सभी इदारों को अपने दायरे में रहकर अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है, सलामती है, इसी में पाकिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली का राज मुज़मिर है। लेकिन दोहरा मेयार चाहे वो कहीं भी हो, वो किसी तौर पर भी किसी भी माशरे के लिए वो सेहतमंद और सूदमंद नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में माजी करीब में जो अपोजिशन थी उनको जाली मुकदमात में जेलों में भिजवाया गया, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, चाहे कोई जेल के अंदर बीमार है, चाहे किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, चाहे किसी के हमशीरा को ईद की चांद रात गिरफ़्तार किया गया, चाहे किसी की बेटी को जेल से गिरफ़्तार किया, कोई पूछने वाला नहीं था। तो आज दिन रात जो अदालतें जो ज़मानतें मुहैया कर रही हैं और मिनटों में दर्जनों ज़मानतें हो जाती हैं, ये एक ऐसा दोहरा मयार है जो कि कोई भी उसको पसंद नहीं करेगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमें आइन की बालादस्ती के लिए हमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा और मेरी दुआ है कि अदालत उज़्मा और पार्लिमान और दूसरे इदारे मिलकर पाकिस्तान की खिदमत करें। मुल्क के अंदर सही मानों में न सिर्फ अदल व इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए बल्कि सबको दिखाई देना चाहिए। और इसी तरीके से पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, आइन और कानून की जो बालादस्ती है, उसका सबको एहतराम करना होगा और पार्लियामान का हक़ और उसका जो आइन में दिया हुआ जो उसका राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। और पार्लियामेंट अपना भरपूर किरदार इस वक्त अदा कर रही है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मैं बतौर वज़ीर आज़म, पार्लियामान अपना किरदार अदा कर रही है और इंशाअल्लाह मुल्क की सलामती और बका के लिए आइन की बालादस्ती के लिए कोई भी कुर्बानी से दुरेग नहीं किया जाएगा। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हल करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है और इंशाअल्लाह हम ज़रूर इन मुश्किलात से निकलेंगे और ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान ज़रूर दुनिया में तरक्की करेगा और अपना मकाम हासिल करेगा। जबकि लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सवाल किया कि ताज़ा खबर क्या है, जिस पर सहाफ़ी ने कहा कि एक दिन इलेक्शन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने समाअत रखी है, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कौन से बेंच ने, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 वाले को नहीं। उनसे पूछा गया कि दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले आज खुद व्हील चेयर पर बैठे हैं, जिस पर नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर कल जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से उन्होंने कल समाअत रखी है, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक मियां साहब इंसिस्ट कर रही है कि एक ही दिन इलेक्शन हो के बेंच में ये 3-2 वाला या 4-3 वाले। हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं। अच्छा, हम तो 4-3 के बेंच को मानते हैं, 3-2 को नहीं मानते। ये सब कुछ लोगों की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं, आज खुद बीच से बाहर कर रहे हैं। अल्लाह दिखा रहा है, हमने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था, अल्लाह सब दिखा रहा है। खबर है लाहौर से, पुलिस जीआईटी के जमान पार्क में क्राइम सीन के विजिट का ये मामला है। पंजाब पुलिस की जीआईटी आज 2 बजे जमान पार्क पहुंचेगी। सरबराह जीआईटी इमरान किश्वर की जानिब से कहना है कि जीआईटी इमरान खान के खिलाफ दर्ज 10 मुकदमात में क्राइम सीन का जायजा लेगी। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, जीआईटी की टीम क्राइम सीन का जायजा लेने आज जमान पार्क जाएगी। आज भी कुल थाना रेस कोर्स, थाना शादमान और समेत मुख्तलिफ जो थानों में 10 मुकदमात दर्ज थे इमरान खान के खिलाफ।
इन मुकदमात की जो है वो तफ्तीश के लिए जो है वो JIT तश्कील दी गई थी, जिसके सरबराह इमरान कश्यप हैं। इनकी जानब से कल नोटिस जारी किया गया था कि 3 बजे कल जो JIT है वो इस क्राइम सीन का विज़िट करना चाहती है, लेकिन ज़मान पार्क इंतज़ामिया की तरफ से उन्हें बताया गया कि इमरान खान जो है वो लाहौर में नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जिसके पेश नज़र आज जो है वो 2 बजे JIT जो है अब क्राइम सीन का विज़िट करने के लिए आएगी। वो ज़मान पार्क, अतराफ़ की गलियों का और किनार रोड का और हंगामा राई के वाक़यात जिन जिन जगह पर हुए थे उन तमाम जो है जाए वक़ूआ का जायज़ा लेगी, ताकि आगे जब तफ्तीश हो, बयानात कलमबंद किए जाएँ तो उसमें क्राइम सीन के हवाले से भी ये JIT अपनी रिपोर्ट मुरतब कर सके। आज लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में जो है वो क्राइम सीन के विज़िट के बाद इमरान खान से जो है वो बयानात भी उनके रिकॉर्ड किए जाएंगे और उसके लिए जो लाहौर हाई कोर्ट की हदायत हैं कि तफ्तीश किस अंदाज से होनी है उसी को जो है वो JIT फॉलो करने की पाबंद होगी। तहरीक इंसाफ की क़यादत का कहना है कि आज अगर JIT आती है तो वो अपने क्राइम सीन का विज़िट करे, उसके हवाले से जो ज़रूरी फैसिलिटेशन या ज़रूरी ताउन हुआ वो जो है PTI की क़यादत करेगी। और गुज़श्ता रोज़ भी PTI की क़यादत को इस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन चूँकि इमरान खान लाहौर में मौजूद ही नहीं थे इसलिए इस क्राइम सीन का विज़िट नहीं हो सका। और लाहौर हाई कोर्ट में भी जो अहकामात दिए गए थे उसमें जुमे का दिन ही मुख्तस किया गया था कि जुमे के दिन जो है वो इमरान खान के जो है वो बयानात और क्राइम सीन के हवाले से JIT जो तफ्तीश करना चाहती है उसके लिए जो है वो PTI की क़यादत से रब्ता करके ज़मान पार्क का विज़िट किया जाए। तो बहरहाल आज 2 बजे JIT की टीम अपने मेंबर्स के साथ इमरान कश्यप जो है पहुंचेंगे और यहाँ पर जाए वक़ूआ का जायज़ा लेंगे। जब इमरान खान को मुख्तलिफ अदालत। शुक्रिया लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान बुज़दार का केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। सरकारी वकील के उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। मुझे समझ नहीं आती हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह कहा था, जबकि परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हुआ इसके बाद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। पीर तक गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में 8 मई तक तौसीह कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने उस्मान बुज़दार का केस लार्जर बेंच को मजीद समाअत के लिए भिजवा दिया। अदालत ने सरकारी वकील की उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क दिए कि मुझे समझ नहीं आती हर केस में गिरफ्तारी क्यों दरकार होती है। परवेज़ इलाही के घर पर जो कुछ हुआ उसके बाद आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने यह भी कहा कि पीर तक उस्मान बुज़दार गिरफ्तार नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनका वीकेंड अच्छा गुजरेगा। इस मौके पर अदालत ने 8 मई तक उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने के हुक्म में तस्दीक करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए केस लार्जर बेंच को भिजवा दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इशफाक, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती और ताउन में बड़ी पेशरफ्त। चीनी वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दोनों ममालिक में कसीरुलजहती मंसूबों के लिए रोड मैप तैयार करने पर मुज़ाकरात होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के हवाले से सैफरी के इजलास में भी शिरकत करेंगे। चीनी वजीर खारजा का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान। पाक चीन स्ट्रेटेजिक डायलॉग, मौसमी तगय्युरात के मामले पर ताउन और अफगानिस्तान पर सैफ फरीकी इजलास में शिरकत करेंगे। खारजा की तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि चीनी वजीर खारजा केन गैंग वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ये उनका ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा है। चीनी वजीर खारजा दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक डायलॉग के चौथे दौर की मुश्तरका सदारत करेंगे, जिसमें कसीरुलजहती ताउन के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। दूसरी जानिब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा की इजाजत मिलने पर हफ्ते को इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान सैफ फरीकी वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत के साथ बिलावल भुट्टो और किन गैंग से अलग अलग 2 तरफा मुलाकातें भी करेंगे। वेलकम बैक। आगाह करें कि सिंध हाई कोर्ट का सूबे में गुटखे पर पाबंदी का हुक्म बरकरार, तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। अदालत का गुटखा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद तफसीलात लेंगे लियाकत राना से। लियाकत, आगाह कीजिएगा इस फैसले बारे। देखें, सिंध हाई कोर्ट में गुटखा और मेनपुरी के खिलाफ काफी अरसे से कई दरखास्तें जेर समाअत हैं। अदालत ने आज 2 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी फैसला जारी किया है। ये फैसला IG सिंध की रिपोर्ट को सामने रख के जारी किया गया है। रिपोर्ट के फैसले के मुताबिक IG सिंध की रिपोर्ट में ये कहा गया है
کہ مینپوری اور گٹکے کے خلاف کاروائی صرف DIG حیدرآباد کروا رہے ہیں. پابندی کا جو حکم نامہ ہے اس پر عمل درآمد کرایا جائے. اس کے علاوہ کسی بھی ڈسٹرکٹ میں پورے سندھ میں کہیں عمل درآمد نہیں ہو رہا. سندھ ہائی کورٹ نے IG سندھ، سیکرٹری داخلہ اور دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے اور تمام ڈویژن کے DIGs کو ہدایت کی جائے کہ وہ عدالتی حکم کے مطابق مینپوری اور گٹکے پر پابندی کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. جی بہت شکریہ لیاقت انصاری، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کیس، عدالت کا ہر سکول میں پودے لگانے کے عمل کو یقینی بنانے کا حکم. ہر سکول کے پرنسپل تک عدالتی حکم پہنچائے. DGPHA ہر کام میرے حکم پر نہ کرے، خود سے بھی کچھ کریں. جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ کہا گیا. تو لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کیس سے عدالت کا ہر سکول میں پودے لگانے کے عمل کو یقینی بنانے کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ ہر سکول کے پرنسپل تک عدالتی حکم پہنچائے. جسٹس شاہد کریم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید تفصیلات لیں گے محمد اشفاق سے. اشفاق، آگاہ کیجیے گا اس حکم بارے. جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک کے لیے درخواستوں پر سماعت ہوئی ہے. عدالت نے ڈرگس کاٹنے والوں کے خلاف فوری مقدمات درج کر کے گرفتار کرنے کے احکامات جاری کر دیے. جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا کہ DGPHA میرے حکم کا انتظار نہ کرے، ان کی اپنی بھی یہ ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی بخوبی سر انجام دے. عدالت نے DGPHA کو روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس لینے کے احکامات جاری کر دیے. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ انگریزوں نے یہ سارا کچھ کیسے کیا یہ ریکارڈ دیکھیں پڑھیں. افسران دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں، یہ اگر دفتروں سے نکل کر ایک چکر لگا لیں تو سارا شہر ٹھیک ہو سکتا ہے. جسٹس شاہد کریم نے کہا کہ میں یہاں سے گھر جاتا ہوں تو 110 چیزیں دیکھتا ہوں جو غلط ہیں. یہ ذمہ داری کی بات ہے، اگر یہ افسران ذمہ داری محسوس کریں تو شہر ٹھیک ہو سکتا ہے. جسٹس شاہد کریم نے یہ کہا کہ بلوچستان کا حال دیکھیں، سیلاب تباہی یہ رخ لاہور کا بھی ہوگا. جو بارشیں ہم دیکھ رہے ہیں اگر دوبارہ بارشیں آ گئیں تو لاہور ڈوب جائے گا. جسٹس شاہد کریم نے اس حوالے سے تمام جو متعلقہ محکمے ہیں ان کو واٹر کمیشن کی رپورٹ پر عمل درآمد کے احکامات جاری کر دیے اور یہ کہا کہ ہر سکول میں پودے لگانے کے جو حکم ہے اس پر عمل درآمد لازمی بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر سکول کے پرنسپل تک عدالتی احکامات پہنچائیں. جسٹس شاہد ہر سکول کے پرنسپل تک یہ عدالتی احکامات پہنچانے کا کہا گیا ہے. بہت شکریہ محمد اشفاق، ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں شروع کیا گیا اربوں روپے کا بلین ٹری منصوبہ سیلاب کی نظر ہو گیا. خیبر پختونخوا سمیت پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر میں ہزاروں درخت اور پودے گزشتہ آنے والے سیلابوں میں بہہ گئے ہیں. عامر جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں ملک بھر میں بلین ٹری سونامی منصوبے کے تحت بڑے پیمانے پر درخت اور پودے لگائے گئے. 1 ارب 90 کروڑ اور 14 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ پودے ملک بھر میں لگائے گئے ہیں، جن پر 38 ارب 40 کروڑ 10 لاکھ روپے ملکی خزانے سے خرچ کیے گئے ہیں. لیکن گزشتہ آنے والے سیلابوں، بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے. اگر میں اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتاؤں تو سندھ میں 75 کروڑ سے زائد پودے لگائے گئے تھے، جبکہ خیبر پختونخوا میں 65 کروڑ سے زائد پودے لگائے گئے تھے. اسی طریقے سے پنجاب میں 28 کروڑ، بلوچستان میں 1 کروڑ، گلگت بلتستان میں 4 کروڑ اور آزاد کشمیر میں 14 کروڑ کے قریب پودے لگائے گئے تھے. لیکن بارشوں کے باعث ملک بھر میں جو تباہی ہوئی ہے اس میں سندھ میں 29,277 ایکڑ پر جو پودے لگائے گئے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں 5,474 ایکڑ زمین جو ہے وہ سیلابوں کی نظر ہوئی ہے اور اس پر بلین ٹری سونامی کے حوالے سے جتنے بھی پودے اور درخت لگائے گئے تھے وہ اس میں تباہ و برباد ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے بلتستان میں 2,000 سے زائد ایکڑ پر پودے لگائے گئے تھے، وہ بھی سیلابوں کی نظر ہوئی ہے، جبکہ گلگت میں اور بلوچستان میں 3,000 ایکڑ پر جو پودے لگائے گئے تھے یہاں پر وہ بھی تباہ ہوئے ہیں. عامر، بہت شکریہ آپ کا. توشہ خانہ کیس، الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست واپس لینے کی صدا. وکیل الیکشن کمیشن کی درخواست پر عدالت نے کیس کی سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی. عمران خان کی درخواست پر میاں والی کا ضمنی الیکشن روکنے کے حکم میں 11 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے. تو توشہ خانہ کیس سے الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست واپس لینے کی استدعا. وکیل الیکشن کمیشن کی درخواست پر عدالت نے کیس کی سماعت 11 مئی تک ملتوی کر دی ہے، جبکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے درخواست پر سماعت کی.
عمران خان کی درخواست پر میاں والی کا ضمنی الیکشن روکنے کے حکم میں 11 مئی تک توسیع کر دی گئی ہے تو توشہ خانہ کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن کا نااہلی کا فیصلہ چیلنج کرنے کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد توشہ خانہ کیس کی سماعت خواجہ حارث کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل۔ خواجہ حارث نے عدالت کے دائرہ اختیار پر سوال اٹھا دیا۔ سیشن عدالت توشہ خانہ کیس کی براہ راست سماعت نہیں کر سکتی۔ وکیل خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا۔ مزید احوال جانیں گے حسیب ملک سے۔ حسیب آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ الیکشن کمیشن کی درخواست کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کارروائی سے متعلق کیس کے اوپر یہ آج سماعت جاری ہے اور سماعت اسلام آباد کی مقامی عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور سماعت کر رہے ہیں۔ خواجہ حارث جو کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل ہیں، وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز میں ہی ان کی جانب سے ایک اپلیکیشن دائر کی گئی تھی اور الیکشن ایکٹ کے جو سیکشن ہے 190A کے تحت یہ درخواست دائر کی گئی ہے، جس کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اس عدالت کا درخواست کے سماعت کے حوالے سے دائرہ اختیار ہی نہیں بنتا، اور یہ ان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا کہ جو درخواست ہے وہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کی جانب سے دائر کی گئی ہے جو کہ انڈیویجول ہے، اور یہ اس طرح کی جو درخواست ہے وہ ایک ادارے کی جانب سے دائر کی جا سکتی ہے۔ درخواست کے بعد ان کی جانب سے درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر دلائل کا آغاز کیا گیا اور مختلف کیسز کے حوالے بھی دیے گئے اور ان کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کا جو سیکشن 190A ہے اس کے مطابق یہ دائرہ کار ہی نہیں بنتا۔ اس عدالت کا جو درخواست تھی وہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانی تھی اور مجسٹریٹ سیشن عدالت کو، اور سیشن عدالت کسی ایڈیشنل سیشن عدالت کو وہ ریفر کر سکتا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا کہ وہ یہ درخواست سنیں یا اس کے قابل سماعت ہونے کے اوپر فیصلہ کر سکے۔ تو یہ خواجہ حارث کی جانب سے بیسک گراؤنڈ اختیار کیا گیا ہے اور مختلف کیسز کے فیصلے جو ہے وہ نظیریں جو تھیں وہ عدالت کے روبرو پیش کی گئی ہیں۔ اس وقت سماعت کے اندر وقفہ کیا گیا ہے جبکہ عدالت کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس جو فوجداری۔ بہت شکریہ حسین ملک ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز میں شہریوں کے لیے سبسڈی والا آٹا نایاب ہو گیا ہے جبکہ دیگر سبسڈائز اشیاء کے حصول کے لیے 4 سے 5 ہزار کی خریداری لازمی کر دی گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے معاشی مسائل بھی بڑھ گئے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں جان شیر خان۔ جی، ملتان کے جو تمام یوٹیلیٹی سٹور ہیں ان پر اشیاء جو ہیں سبسیڈائزڈ اشیاء وہ نایاب ہو چکی ہیں۔ آٹا جو ہے وہ بالکل ہی غائب ہے۔ ملتان کے جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور ہیں وہاں پر آٹا 10 کلو کا جو بیگ تھا جو 648 روپے میں مل رہا تھا وہ سپلائی نہیں ہو رہا۔ آٹا جو ہے یہاں پر نہیں ہے موجود۔ جو چینی ہے وہ 91 روپے فی کلو یہاں پر دستیاب ہے۔ جو گھی اور چینی خریدنے آتے ہیں لوگ ان کو یہ پابندی لگائی جاتی ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ کوئی اور شاپنگ بھی کریں گے تقریباً 4 سے 5 ہزار تک، پھر جا کر ان کو گھی اور چینی کے ایک بیگ جو ہیں وہ دیے جائیں گے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے اور اوپن مارکیٹ میں مجبور ہیں مہنگی اشیاء خریدنے کے لیے۔ آٹا 10 kg کا بیگ جو یہاں پر 648 روپے میں ملتا تھا جو اب نہیں ہے اوپن مارکیٹ میں، وہ تقریباً 1100 سے 1200 روپے میں مل رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کی مشکلات جو ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ ضلعی انتظامیہ جو ہے مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ یہ صرف ایک یوٹیلیٹی سٹور نہیں جس پر میں موجود ہوں، 7 نمبر چوک ہے، یہاں پر جتنے بھی یوٹیلیٹی سٹور ہیں ملتان کے ان تمام میں صورتحال یہی ہے، آٹا نہیں مل رہا، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ آٹے کی تلاش میں خوار ہو رہے ہیں۔ جی گجرانوالہ کا رخ کرتے ہیں جہاں پر دودھ فروشوں نے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ طور پر اضافہ کر دیا ہے۔ دودھ کی قیمت میں 50 روپے جبکہ دہی کی قیمت میں 70 روپے فی کلو گرام اضافہ کیا گیا ہے۔ قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ہیں۔ کیا صورتحال ہے بتا رہے ہیں گجرانوالہ سے ہمارے رپورٹر فہد بشیر۔ دیکھیں، گجرانوالہ میں دودھ فروشوں کی جانب سے دودھ اور دہی کی قیمتوں میں خود ساختہ طور پر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دودھ جو ہے وہ اس وقت 200 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے جبکہ جو دہی ہے وہ 230 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو دودھ اور دہی کے سرکاری ریٹ مقرر کیے گئے ہیں اس کے مطابق دودھ 150 روپے اور دہی 160 روپے فی کلو گرام ہے، لیکن کسی بھی جگہ اس ریٹ پر دودھ اور دہی نہیں مل رہے۔ شہری جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ دودھ کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، بچے چھوٹے ہیں، ان کی غذا یہی ہے دودھ کی
तो इसलिए बहुत महंगाई है, आगे भी खर्चे फीसें स्कूल की। महंगाई जो इस गवर्नमेंट ने की है उसका यहाँ की इंतज़ामिया का कोई कंट्रोल नहीं है इस गवर्नमेंट का। दूध आज तो 200 रुपये किलो हो गया और दही 220-30 में दे रहे हैं। आज जी बिल्कुल आपने सुना, जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि पहले ही वो महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अब रही सही कसर दूध फरोशों ने जो है वो दूध की कीमत में इजाफा करके निकाल दी है। शहरी ज़िली इंतज़ामिया से यही मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि दूध फरोश और ग्वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और सरकारी निरख पर दूध की जो फ़रोख्त है उसको यकीनी बनाया जाए। जी, हुकूमत की माहौल और मईशत दोस्त तवानाई बचत पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू। पॉलिसी पर अमल दरामद से फ़ज़ा में कार्बन की मकदार भी कम होगी, जबकि 45 लाख लीटर तेल के बराबर तवानाई की बचत होगी। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ज़ीशान यूसुफजई से। ज़ीशान, मज़ीद बताएगा इस दस्तावेज़ात के हवाले से। देखिए, तवानाई बचत प्लान पर अमल दरामद जो है वो मरहलावार वो शुरू हो गया और मरहलावार उसका नफाज होगा। बिल्डिंग सेक्टर जो है और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें मुख्तलिफ इक़दाम किए जाएंगे, जिससे 45 लाख लीटर तेल के बराबर जो है तवानाई बचत होगी और फ़िज़ा में 17.26 जो है कार्बन के अखराज में कमी आएगी। अगर बात की जाए तवानाई सेक्टर की तो वहाँ पर कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे। उसमें ये इक़दाम उठाए जाएंगे कि जो बॉयलर है उनको जो है अच्छे इस्तेदाद कार रखने वाले बॉयलर के साथ चेंज किया जाएगा। जो गैर मयारी भट्टियाँ हैं उनको भी चेंज किया जाएगा। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि जो सनती सारिफीन है उनके लिए एनर्जी ऑडिट को लाजमी करार दिया जाएगा। और इमारतों की अगर बात की जाए तो 2024 में नई इमारतों में एनर्जी कंजर्वेशन कोड की तामीरी होगी। जो पुराने इमारत है उनकी तवानाई ऑडिट किया जाएगा, जो 5 साल तवानाई बचत प्लान है उसके मुताबिक। इसके साथ साथ जो है अच्छे इस्तेदाद कार रखने वाले जो आलात है उन पर लेबलिंग की जाएगी, ताकि सारिफीन को ये पता चले कि अच्छे इस्तेदाद कार रखने वाले जो एफिशिएंट है, एनर्जी एफिशिएंट चीज़ें वो मार्केट में आ जाए, जैसे फैंस है, बल्ब है, दीगर जो चीज़ें। साथ साथ इस पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है एनर्जी एफिशिएंट जो चीज़ें हैं उसके हवाले से कुछ चैलेंजेस का सामना है, जैसे इंफॉर्मेशन गैप है, जो प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है उनके दरमियान इंफॉर्मेशन गैप है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि फाइनेंशियल और जो मालियाती और इक्तिसादियाती गैप है उसको भी दूर किया जाएगा, जिसके लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इंफॉर्मेशन गैप के साथ साथ जो है सरकारी और जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है उनको जो सोलराइजेशन से पहले और बाद के इक़दाम है उनका भी ऑडिट किया जाएगा। ताकि ये जो तमाम तर इक़दाम है इनका मरहलावार नफाज होगा। और जो एनर्जी की बचत की अगर बात की जाए तो 45 लाख लीटर तेल के बराबर जो तवानाई की बचत होगी। और जो एक अच्छी बात है, हमारे साथ मौजूद थे।